इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कि हम किसी भी चीज को देख के कैसे बताएं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ना। तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कंफ्यूजन से बचने की ट्रिक बता देता हूं, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और फिर हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन अपनी कवर करते रहेंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है नजर। नजर बोल लो या नगर बोल लो या एनजीआर बोल लो, कुछ भी बोल लो। कुल मिला के क्या है? एन से है नॉन डिफाइनिंग, जी से है ग्रोथ, आर से है रिप्रोडक्शन। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर और बाकी के जो भी अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। हमने बेसिक कंफ्यूजन अपनी दूर कर ली। अब सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही आता है कि ग्रोथ कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्रोथ कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब ग्रोथ के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने पूरा यहां पे चिपका दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन सी है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि एक कॉमन सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में ग्रोथ पूरी जिंदगी होती है, थ्रू आउट लाइफ प्लांट में ग्रोथ पूरी जिंदगी होती है। बट एनिमल्स में क्या है? ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, मतलब एक एज लिमिट तक होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ये क्या बोलना चाहता है? देखो, हमने बोला कि ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन पूछ रहे हैं हमसे। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये सैंड यानी रेत का ढेर है और ये रेत का ढेर इतना सा है अभी, और एक साल बाद ये रेत का ढेर इतना बड़ा हो गया है ना, हवा से जैसे है ना, हवा चली तो इसमें सैंड पार्टिकल जुड़ते गए और एक साल बाद ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब देखो, इसमें मास भी इंक्रीज हो गया है ना, मास भी इंक्रीज हो गया और नंबर भी, सैंड पार्टिकल्स के नंबर भी इंक्रीज हो गए, मतलब यहां पे भी ग्रोथ हो गई। तो क्या हम इसको लिविंग बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये रेत है, सैंड पार्टिकल्स है, ये लिविंग नहीं है। तो हमने क्लियरली बोल दिया कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर पा रही है। पर यहां पे एक पॉइंट आता है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब ये देखो, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसने बाहर से ग्रोथ की, बाहर से पार्टिकल आके जुड़ते गए। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स बोला जा सकता है। ग्रोथ के बाद नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पहला पॉइंट तो अपना यहीं पे क्लियर है कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर बात है। अब यहां पे एनसीईआरटी वाइज चलेंगे पूरा। ठीक है, बात की गई है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना है ना, नई प्रोजेनी का प्रोडक्शन होगा, उसी को बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, उनमें क्या होती है रिप्रोडक्शन? सिंपली क्या है? सेल डिवाइड करती जा रही है, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल पूरी डिवाइड करती जा रही है, उसी को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता ही है, वो गेमीट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वो सब। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में दिए हुए, इनको याद रखना। ठीक है, देखो, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू, यीस्ट एंड हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, और प्लानेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के थ्रू। ये याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने बोला कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब वो हमसे रीजन पूछ रहे हैं कि तुमने किस बेस पे बोल दिया कि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब डिफाइनिंग क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये एनसीईआरटी के एग्जांपल रख देता हूं आपके सामने कि म्यूल है, वर्कर बी है या इनफर्टाइल ह्यूमंस हैं, ये तीनों क्या हैं? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये तीनों क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या हम इनको मरे हुए बोल दें, डेड बोल दें? नहीं, ये लिविंग है ना। इनफर्टाइल ह्यूमन भी जिंदा हैं, वर्कर भी जिंदा होती हैं, म्यूल भी जिंदा होते हैं। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स नहीं बोल सकते। ठीक है, अब यहां पे हमने ग्रोथ को पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। तो ये एनसीईआरटी में ये लाइंस लिखी हुई हैं, इनमें बिल्कुल ही क्लियर रहना है हमको। देखो, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन बना, तो लाइन बोल रहा हूं मैं कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये दोनों सिनोनिम हैं। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मैंने वर्ड भी ऐसे के ऐसे लिखे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सिनोनिम। सिनोनिम किसमें है? यूनिसेलुलर में। मतलब वो कहना क्या चाहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो अलग अलग बात हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लगभग एक ही बात है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई ह्यूमन ही मान लो, कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आज वो 2 फुट का है और वो मान लो 20 साल बाद 6 फुट का हो जाएगा। तो उसने ग्रोथ तो कर ली, पर जरूरी नहीं है उसने रिप्रोडक्शन भी की हो, है ना, पर ग्रोथ उसने कर ली। तो बिल्कुल अलग चीजें हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, तो वही उसकी ग्रोथ है ना, नंबर बढ़ता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, और वही उसकी रिप्रोडक्शन है। लगभग सेम ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है? तो नॉन डिफाइनिंग वाले दो ही हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप मेरे से पूछोगे कि नॉन लिविंग में नहीं हो सकती तो होती कहां पे? तो दो जगह पे होती है, आउटसाइड बॉडी सेल्स, इनसाइड बॉडी सेल्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि तूने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं हो सकती, तो तूने ये कैसे लिख दिया आउटसाइड बॉडी सेल्स हो रही हैं, है ना? तो ये नेचुरली नहीं हो रही, हम इनको परफॉर्म करा रहे हैं, हम इनको इन विट्रो कंडीशन यानी लैब में यानी टेस्ट ट्यूब में जबरदस्ती परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, और तो टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब परफॉर्म कराते हैं तो वो रिएक्शन जो होंगी वो तो लिविंग है, पर यहां पे टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, वो रिएक्शंस, सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शंस लिविंग है। ठीक है, और इधर दूसरी बात करें इनसाइड बॉडी सेल, इनसाइड बॉडी सेल तो जैसे मैं हूं, तुम हो, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तभी तो हम जिंदा हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं यानी इनसाइड बॉडी सेल, वो रिएक्शन भी जिंदा हैं और हम यानी ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है। ठीक है, अब लास्ट फीचर है कॉन्शियसनेस। अब इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग में। तो अपनी इस ट्रिक से कवर हो गया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? ऑटोमेटिकली डिफाइनिंग फीचर। तो पहली लाइन तो यही है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर बात है। अब एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो कॉन्शियसनेस जो है वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली ह्यूमंस में प्रेजेंट होगी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओनली ह्यूमंस में होगी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में आगे की तरफ। तो आगे की तरफ चलने पे हमें एक चीज मिली, क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी मतलब उनकी डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो इस दुनिया में कितने सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब उन एनिमल्स में भी कोई कोर्डेट्स हैं, कोई नॉन कोर्डेट्स हैं। ठीक है, और कोर्डेट्स में भी कोई मैमल्स हैं, कोई रेप्टाइल्स है, कोई एम्फीबियंस है, और मैमल्स में भी कोई ह्यूमंस हैं, कोई एलिफेंट है, कोई टाइगर है। तो कितनी सारी स्पीशी हैं, कितनी सारी वैरायटी हैं। तो इसी को बोल रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आपको ये डाटा याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि जो डिस्कवर हुई है, देखो जो डिस्कवर हुई है, टोटल स्पीशी जो डिस्कवर हो चुकी है वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, अभी वो रॉबर्ट मे वाले में मत पढ़ना, 7 मिलियन वाले में, वो हम इकोलॉजी में देखेंगे। यहां पे यही डाटा दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशी डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, अब मजे की बात है कि इतनी मिलियन, इतनी सारी स्पीशी हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि भाई एक कॉकरोच पकड़ के लाओ, है ना, वो एक कॉकरोच पकड़ के लाओ। अब इतनी मिलियन स्पीशी में आपको कैसे पता लगेगा कि कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एनिमल है या कॉकरोच प्लांट है? कॉकरोच कोर्डेट है, नॉन कोर्डेट है, मैमल है, एम्फीबियन है, वो उड़ता है, दौड़ता है, भागता है, आपको कैसा पता लगेगा? तो इसी चीज को आसान करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवीजन करनी पड़ेगी, है ना, कि प्लांट ये होते हैं, एनिमल ये होते हैं, एनिमल में भी कोर्डेट ये हैं, नॉन कोर्डेट ये हैं, है ना, और कोर्डेट में भी मैमल ये हैं, एम्फीबिया ये हैं। तो एक डिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं उस डिवीजन की तरफ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले हम उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे। मैं एनसीईआरटी का वर्ड बोल रहा हूं, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, हम उसको नाम देंगे। देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, मैं वो बताऊंगा, फालतू मास्टर फालतू ओवर स्मार्ट बने तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट डिस्क्रिप्शन यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर करेंगे उसका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में हमारी एनसीईआरटी में अच्छी खासी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी, ठीक है, उनको करते हैं। सबसे पहले आईसीबीएन, आईसीजेडएन। आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इतनी बातें ये क्लियर कट अपना क्लियर है। अब नोमेनक्लेचर में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आप में से कई बोल रहे होंगे कि ये बायोनोमियल नहीं है, ये बायनोमियल है। तो मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मैं आपको एक कोचिंग का एक्सपीरियंस बताता हूं मेरा, कि पहला ही ऑप्शन था बायोनोमियल और तीसरा चौथा ऑप्शन था बायनोमियल। तो मैं तीसरे चौथे ऑप्शन तक पहुंचा ही नहीं, मैंने पहला ऑप्शन देखा कि यार मजे आ गए, ऑप्शन मिल गया, आंसर मिल गया, बायोनोमियल। वैसे नीट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो मैंने बता दिया, है ना, और बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बायोनोमियल नहीं है, ये जानबूझ के लिखा गया है, ये है बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है, टू, दो। अब ये दो का मतलब यहां पे क्या है, देखो ये है मैंगीफेरा इंडिका, ये कंप्लीट नेम है, ये मैंगो का कंप्लीट नेम है। अब इस कंप्लीट नेम में दो चीजें छुपी हुई हैं, दो, बाय मतलब दो, मतलब इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। देखो जो वर्ड स्टार्टिंग में लिखा जाएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा और उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। और ये सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद है अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो यार एनसीईआरटी जैसा ही लग रहा है, तो बजट पूरा है अपना एनसीईआरटी की कटिंग ही काट दी मैंने पूरी, है ना, कि प्रॉपर वो रहे पूरा कि एक्चुअल में क्या लिखे हुए थे। तो देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, ये 4 पॉइंट में 3 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 तो हम इसी में कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं मैं आपको बता दूंगा, पर जो ये पहला पॉइंट है ना, ये चाहे समझ आए ना आए, ये आपको ऐसे का ऐसे याद होना चाहिए। इन 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक है। ये पहला पॉइंट क्वेश्चन गलत कराएगा, जो इसमें लैटिन इटैलिक्स ये वर्ड लिखे ना, ये पूरा A to Z ऐसे ही इसको याद करना है। ये मैं सही बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फर्स्ट नेम होगा वो जीनस को, और ये सेकंड वाला क्या है, स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या है, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। मतलब सिंपल सी बात है, ये हमने दोनों नेम को अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिख के क्या कर देंगे, इनको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इतनी सी बात है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो जीनस वाला है, जो जीनस वाला मतलब ये फर्स्ट वाला है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये सेकंड स्पीशी वाला है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसने मेरे को बहुत कंफ्यूज किया, इसको ऐसे का ऐसे याद रख लेना, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि ये अगर किसी साइंटिस्ट का नाम अगर हमें शो करना है उसके नेम में, तो क्या करेंगे, हम उसको लास्ट में शो करेंगे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की है, लिनियस ने, है ना, इसकी डिस्कवरी की है लिनियस ने। ये साइंटिस्ट को वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी कंफ्यूजन से निकल चुके हैं, पर अब हमारे सामने नई कंफ्यूजन तैयार है, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सा, ठीक है। अब इन कंफ्यूजन
कंफ्यूजन से कैसे बचना है, तो सिंपल सी है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन चिपकाई गई है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब या तो इसको याद करते रहो या इसको समझ लेते हैं। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ऑर्गेनिज्म दौड़ सकता है, ये ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, ये ऑर्गेनिज्म भाग भी सकता है। ठीक है, तो आप इजीली बता दोगे है ना, ये प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दौड़ सकता है, भाग सकता है, तो ये एक एनिमल होना चाहिए, ये एक एनिमल होना चाहिए। तो हमने दौड़ना, भागना, सांस लेना, ये सब क्या थे, इसके कैरेक्टर्स थे, ये सब इसके कैरेक्टर्स थे। तो हमने बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इसको, इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया किसमें, एनिमल में। तो यहां पे एनिमल क्या है, एक तरीके का टेक्सा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात आगे बोलता हूं कि इस ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमारा एनिमल तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था, तो हम मेमोरी ग्लैंड के बेस पे इजीली बोल सकते हैं कि ये एनिमल जो था ये एक मैमल है क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड है। तो हमने फिर से मेमोरी ग्लैंड यहां पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स के बेस पे फिर से इसको क्लासिफाई कर दिया किसमें, एक टेक्सा में, और यहां पे टेक्सा क्या है, मैमल। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आगे बोलने जा रहा हूं कि ये भौंक सकता है, ये भाव भाव करता है, ये भाव भाव करता है। तो आप इजीली बता दोगे कि ये कौन सा मैमल है, ये डॉग है। तो हमने फिर से किया, भाव भाव क्या है यहां पे भाव भाव है कैरेक्टर, तो हमने कैरेक्टर के बेस पे फिर से इसको क्लासिफाई कर दिया एक टेक्सा में। टेक्सा यहां पे क्या है, डॉग। तो अब मैं एनसीईआरटी की एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि टेक्सा जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, मतलब एनिमल भी टेक्सा है, मैमल भी टेक्सा है, डॉग भी टेक्सा है। टेक्सा एक तरीके के रैंक है और ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। तो हमें कैरेक्टराइजेशन भी पता लगी है ना, दौड़ना, भागना, भाव भाव करना, मेमोरी ग्लैंड, कैरेक्टराइजेशन भी पता लगी, हमें क्लासिफिकेशन भी पता लगी और हमें टेक्सा भी पता लग गया। ठीक है, अब ये जो भी हमने किया, ये जो भी जड़ी बूटी सामग्री हमने की, मिला जुला के की, हम यहां पे टेक्सा तक पहुंच गए। इस सब को मिला जुला के क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। इस सब को मिला जुला के क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, हमने क्या देख ली, हमने टेक्सोनोमी देख ली कि क्या होती है। अब टेक्सोनोमी में हमने कहीं भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात नहीं की है ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूर्वज क्या है ना, हमने उसकी बात नहीं की थी। तो अगर टेक्सोनोमी के साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की जाए, मतलब उसके पूर्वजों की बात की जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक सिंपल क्या है, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, अब लास्ट में इसी के साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचरा। उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचरा और उसको किसने लिखा था, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने लिखा था। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेक्सोनोमिकल हियरार्की की तरफ। देखो इसकी आपकी पहले से कोई ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। जो कोहली है वो क्रिकेट खेलता है कहां पे, फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, कोहली फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे क्रिकेट खेलता है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, सिंपल है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जो पी से हमने फाइलम किया है, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल किंगडम में हम करते हैं ना, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, और प्लांट्स में क्या हो जाएगा, फाइलम की जगह डिवीजन, प्लांट्स में हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। क्लियर बात है। ठीक है, अब इनके बारे में जो एनसीईआरटी में पहरा दिए हुए हैं कि ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है, फैमिली के बारे में, फाइलम के बारे में, जीनस के बारे में, ठीक है, उनमें जो याद करने की चीजें हैं मैंने पूरा उसका जूस निकाल दिया। ठीक है, जैसे स्पीशी से स्टार्ट करते हैं। स्पीशी में याद करने की चीजें क्या है, बहुत सिंपल है। देखो ये कुछ साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें सिंपली हमें क्या बताना है कि इसमें स्पीशी क्या है ना। देखो मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका जो है स्पीशी डिनोट कर रहा है। सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम है वो स्पीशी है, और इसमें लियो स्पीशी है, और इसमें सेपियंस जो है वो स्पीशी है। क्लियर बात है। नेक्स्ट स्पीशी के बाद आते हैं हम जीनस में। अब जीनस में जो याद करने की चीजें एनसीईआरटी में है कि जो पैंथरा है, पैंथरा क्या है, यहां पे जीनस है। अब पैंथरा जीनस में कौन सी स्पीशी है, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। लियो क्या है, लायन, और पार्डस क्या है, लेपर्ड, और टिग्रिस क्या है, टाइगर। और इधर सोलेनम, सोलेनम क्या है, सोलेनम है जीनस, और सोलेनम जीनस में क्या क्या आता है, पोटैटो, ब्रिंजल। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैं उसी टाइप से लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, जीनस के बाद
बाद हम आते हैं फैमिली में। अब इसमें याद करने की चीजें एनसीईआरटी में क्या दी हुई है, देखो ये हमारे पास सोलेनेसी फैमिली है ना। तो ये जो जीनस है कौन से सोलेनम जीनस है, पेट्यूनिया जीनस है, दतूरा जीनस है, ये तीनों जीनस किसमें आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। और इधर बात करें अगर फेलिस एक जीनस है, पैंथरा एक जीनस है, तो ये दोनों किसमें आएंगे, फेलिडी फैमिली में। फेलिस में क्या आती है, कैट आती है, और पैंथरा में क्या आ जाएंगे, टाइगर आ जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं ना वो बिल्ली मौसी होती है, शेर की मौसी होती है बिल्ली, तो इसीलिए बोलते हैं कि इनकी फैमिली सेम है। और डॉग कौन सी फैमिली में आता है, कैनिडी फैमिली में, ठीक है। तो फैमिली के बाद हम चलते हैं ऑर्डर पे। देखो जो ये दो फैमिली है कौन सी, कन्वोल्वुलेसी, ठीक है, कन्वोल्वुलेसी ये फैमिली, और सोलेनेसी फैमिली, ये दोनों फैमिली किस में आएंगी, कौन से ऑर्डर में आएंगी, पॉलीमोनियल्स में आएंगी, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। अब एक नेक्स्ट है फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी में क्या आएंगे, अपने देख लिया ना हमने, कौन से आएंगे, टाइगर, लायन, ये सब कैट, और कैनिडी में डॉग, ये सारे, ये फैमिली और ये फैमिली कौन से ऑर्डर में आएंगी, कार्निवोरा ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लास। देखो ये प्राइमेटा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर किसमें आ रहे हैं, मैमेलिया क्लास में आ रहे हैं, मैमेलिया क्लास, ठीक है। अब तक जो हमने किया तो उनसे हमें क्लियर हुआ कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जीनस होंगे एक फैमिली में, और बहुत सारी फैमिलीज होंगी एक ऑर्डर में, बहुत सारे ऑर्डर होंगे एक क्लास में, बहुत सारी क्लास होंगी एक फाइलम में। क्लियर है इतनी बातें। अब यहां से अगर मैं बोल दूं कि हम इस ऑर्डर में जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रही है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलैरिटी बढ़ रही है ना। नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, पर फिर भी कोई इसमें कंफ्यूज होता है तो एग्जाम में क्विक हमारे दिमाग में आ जाए तो ऐसे याद रखना, एस फॉर स्पीशी, एस फॉर सिमिलैरिटी। तो जब हम के से एस की तरफ आ रहे हैं यानी हम सिमिलैरिटी की तरफ आ रहे हैं, मतलब सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है। एक दो पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा, इसका जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशी हो जाएगी, ठीक है। अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में। और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो ह्यूमंस कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में, ठीक है। और ये फैमिली होमिनिडी, ये किससे हो जाएगी, होमो, ये होमो से आ जाएगी, जीनस क्या है, होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमाटा। ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नोमेनक्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, आगे वाला जीनस, स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी। तो सिंपल सी बात है, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना। क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी, किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया। ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर 2, डी फॉर डिप्टेरा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड व्हीट। देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है, मैंगो एंड व्हीट किसमें है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियो
एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट और वीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट। तो इतनी बातें क्लियर है। और ये इनका नाम से ही हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा मैंगीफेरा, और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम तो इसका जीनस क्या हो जाएगा ट्रिटिकम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये दो याद रखने हैं और इसके ये दो याद रखने हैं। तो वीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएल्स, क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रख लें। देखो मैंगो जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो तीन बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब, आम अनार और सेब। ठीक है, ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियेसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा इसका ऑर्डर सेपिंडेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको याद रखने की कोशिश करना। अब इस चैप्टर में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये क्या है, देखो सिंपल है, हमें किसी प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके हैं, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर। प्रिजर्वेशन का मतलब है डेड, कि हम डेड प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी लें, और कंजर्वेशन का मतलब है लाइव, मतलब हम जिंदा प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और लिटरेचर का मतलब है बुक्स इटीसी, मतलब जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाके कोई बुक्स में से देख लें कि हाँ भाई टाइगर कैसे कैसे रहता है, एलिफेंट कैसे कैसे रहता है, या इंटरनेट पे खोल के कुछ कुछ देख लें, तो ये सब लिटरेचर में आ जाएगा, नाम से ही कवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिजर्वेशन, फिर कंजर्वेशन, फिर लिटरेचर, क्लियर बात है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन में क्या है, पहली बात तो बिल्कुल हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि प्रिजर्वेशन में क्या होगा, डेड होगा, जो भी कुछ होगा प्लांट या एनिमल वो डेड होगा। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के अंदर आई दो चीजें, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। अब मजे की बात क्या है, देखो हर्बेरियम इसके नाम में आ रहा है हर्ब, हर्ब, और हर्ब वर्ड किससे रिलेटेड है, प्लांट के, तो हर्बेरियम होता है प्लांट्स के लिए। और प्रिजर्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेड वर्ड यूज करना है, तो डेड प्लांट्स के लिए हर्बेरियम, और म्यूजियम क्या है, डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। हर्बेरियम, हर्ब वर्ड आ रहा है तो हर्बेरियम में सिर्फ होंगे प्लांट्स और म्यूजियम में होंगे प्लांट्स प्लस एनिमल। अब हर्बेरियम एंड म्यूजियम आ रहे हैं प्रिजर्वेशन के अंडर, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स, क्लियर बात है। अब हर्बेरियम में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, कि सिंपल सी बात है, हर्बेरियम को ऐसे याद रखो, ये है ना कोई भी कॉपी होती है ना, बुक होती है, हम स्कूल में नहीं करते थे कि वो पत्ता रख देते थे, वो कौन सा होता है, मोर पंखी रख देते थे और चिपका देते थे, तो कुछ ऐसा ही है, ड्राइड एंड प्रेस, मतलब सुखा के और बीच में ऐसे कॉपी के बीच में पूरा दबा देंगे, तो यही है। और क्या है इसमें, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों लिखा है, कि जो भी मान लो जो भी पत्ती या प्लांट जो भी हमने दबाया कॉपी के बीच में, उसका आधार कार्ड भी लिख देंगे कि भाई उसका लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है ना, उसका किस डेट को हमने वो चिपकाया, तो ये सब है ना, किस डेट को हमने वो कॉपी के बीच में दबाया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर्बेरियम में बिल्कुल लास्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनता है कि हर्बेरियम जो है वो क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज होता है। इस पे 5 स्टार लगा लेना, हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम जैसे यूज होता है। ठीक है, और इधर म्यूजियम की बात करें तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, वो ये है कि छोटे इंसेक्ट होंगे तो उनमें क्या है, डायरेक्ट सुई सी गाड़ के टपका देंगे उनको, और लार्ज एनिमल होंगे तो उनको थोड़ा अलग तरीके से, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अपना प्रिजर्वेशन क्लियर है। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन की तरफ। ठीक है, और कंजर्वेशन में क्या है, बहुत सिंपल है, हमने देखे हुए हैं तो ऑलरेडी, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, सिंपल चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में क्या होता है, ये तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, चिड़ियाघर में जिंदा एनिमल्स होते हैं ना, प्लांट्स मत कर देना, चिड़ियाघर में क्या होते हैं, जिंदा एनिमल्स, कॉमन सेंस की बात है। और बोटेनिकल गार्डन भी कॉमन सेंस की बात है कि जिंदा प्लांट्स होते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, वो ये है कि 3 बोटेनिकल गार्डन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्यू बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। क्यू तो ऐसे याद रख लेना, क्यू थोड़ा इंग्लिश सा वर्ड लग रहा है, देखो ये दोनों है क्या, इंडियन है भारतीय, ये थोड़ा इंग्लिश सा वर्ड लग रहा है, तो ये हो गया इंग्लैंड में। और इंडियन और नेशनल की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो नेशनल जो वर्ड है उसमें लेटर आ रहा है एल, नेशनल में आ रहा है एल, एल फॉर नेशनल, और ये फॉर एल से एल मैच करा देना लखनऊ, और ये
हो जाएगा हावड़ा में। क्लियर बात है, तो अपना कंजर्वेशन भी बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम लिटरेचर की तरफ। ठीक है, अब लिटरेचर में क्या क्या आता है ये पूरा अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग्स। अब इनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको आज के बाद नहीं भूलने वाले। ठीक है, देखो फ्लोरा तो नाम से ही पता लग रहा है, फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर्स, नाम से ही हो रहा है बिल्कुल, फ्लोरा मतलब फ्लावर। तो कुल मिला के ये पता लग गया कि ये प्लांट के रिलेटेड है। प्लांट इन दैट एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में कौन से प्लांट होते हैं, कितनी उनकी डेंसिटी, मतलब कुल मिला के ये है उस एरिया में कितने प्लांट की जानकारी देगा फ्लोरा। ठीक है, अब मैनुअल, मैनुअल क्या है, देखो MAN से ये शुरू हो रहा है और आपको क्या करना है NAM कर देना है। ये मैनुअल जो वर्ड है शुरू हो रहा है MAN से और हमें क्या करना है NAM। तो ये याद दिला देगा इस फ्लो में कि नेम, ये क्या बताएगा, नेम ऑफ द स्पीशीज। क्लियर बात है, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोग्राफ, ये भी नाम से ही हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन बताऊंगा। मोनो, मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब वन, तो मोनोग्राफ जो है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सोन, एक वन टेक्सोन की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब एक होता है कैटालॉग्स। कैटालॉग सिंपल सा होता है, कैटालॉग आप ये वर्ड गूगल पे लिखोगे ना कैटालॉग, तो आपके सामने उसकी हिंदी आ जाएगी, या इंग्लिश भी बोलो कि लिस्ट, सूची बनाना, लिस्ट बनाना, कुल मिला के आपको लिस्ट मिल जाएगी, है ना, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो भी ऑर्गेनिज्म है। तो ये होता है कैटालॉग। कैटालॉग में याद रखेंगे सिंपल लिस्ट। अब एक लास्ट टेक्सोनोमिकल एड है जिसको हम अलग से कर लेते हैं, क्या है, की। ठीक है, की। अब इसको देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें वैसे जो आपको लाइन याद रखनी है वो ये है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। ये लाइन आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। बस आपका काम खत्म है। अब हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि की असल में होता क्या है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा क्या है। देखो मैं आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे दूं, मान लो मैंने 1000 या 2000 या 5000 टोटल ऑर्गेनिज्म दे दिया और मैंने बोला कि इन सारे ऑर्गेनिज्म में से आप चूज करके बताओ कि किसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, किसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनमें से आप देख लोगे कि सारे ऑर्गेनिज्म है, टोटल ऑर्गेनिज्म है, पहले आप देख लोगे कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट हैं। तो आप बोलोगे कि मेमोरी ग्लैंड जो प्लांट में तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो आपने क्या किया, प्लांट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया और इसको क्या कर लिया, एनिमल को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर बात है। अब ये एनिमल हमारे पास ये सेलेक्ट हुआ है, ये तरह की एक तरह की अपने को क्या मिल गई, एक लीड मिल गई, ये अपने को एक लीड मिल गई। अब एनिमल्स के अंदर जब घुसे, जितने भी एनिमल्स हमने सेलेक्ट किए उनमें भी हमें क्या मिले, आधे कोऑर्डिनेट्स भरे पड़े थे, आधे नॉन कोऑर्डिनेट्स भरे पड़े थे। तो हमें क्या चूज करना है, मेमोरी ग्लैंड वाला एनिमल। तो सिंपल सी बात है, यहां हम फिर से एक लीड ले लेते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं प्रेजेंट हो सकते, है ना, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होते, कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं। तो यहां भी हमें एक लीड मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत सारे एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, है ना, मैमल्स हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट्स में भी मान लो हमें मिल गए, हमें मैमल्स मिल गए बहुत सारे और बहुत सारे हमें रेप्टाइल्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, मेमोरी ग्लैंड वाला एनिमल चाहिए। तो फिर से हम बोलेंगे कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो रेप्टाइल में तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो हम यहां पे फिर से एक लीड ले लेते हैं कि हमने मैमल्स को सेलेक्ट किया। अब देखो मैमल्स में हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने चेक कर लिया और मैमल्स में हमें मिले मेमोरी ग्लैंड, है ना, एक तरीके से मैजिक हो गया, पीछे मेमोरी ग्लैंड हमें मिल गए, सिंपल सी बात है। तो इसी को बोलते हैं, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे सबसे पहली याद रखे जाने वाली बात क्या है कि इंडिया और चाइना, अकेले इंडिया और चाइना में पूरी दुनिया का जो टोटल लाइव स्टॉक एनिमल्स है ना, लाइव स्टॉक का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनको दूध के लिए, अंडों के लिए, मीट के लिए, इन सब के लिए पाला जाता है ना। तो पूरी दुनिया के 70% लाइव स्टॉक एनिमल्स कहाँ पे हैं, इंडिया और चाइना में। बट यहाँ दिक्कत वाली बात क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 25% है ना। देखो जानवर तो इनके पास क्या है, 70% है, बस इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 25% है। ब्रीडिंग मैं बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा और जो भी कंफ्यूजन है उनसे आपको ऑटोमेटिकली निकाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले ब्रीडिंग। अब देखो ब्रीडिंग दो टाइप की अपने पास, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, उनको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। देखो इन आउट, इन आउट, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, ठीक है। अगर दो एनिमल्स के बीच ब्रीडिंग हो रही है और दोनों की सेम ब्रीड है, सेम एंसेस्टर है, एंसेस्टर जनरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ
हुआ 4 to 6 जनरेशन, ठीक है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, तो उसको बोलेंगे हम इन ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग अपने पास 3 टाइप की आ जाती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम में, यहां पे आप नाम में पक्का कंफ्यूज होगे, आउट ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में और क्रॉस ब्रीडिंग में। बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, इन आउट। और आउट ब्रीडिंग हमारे पास 3 टाइप की आ रही है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या होगा, सेम ब्रीड और डिफरेंट एंसेस्टर। यहां पे क्या था, ब्रीड भी सेम है और एंसेस्टर भी सेम है। यहां पे ब्रीड सेम है बट एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट हो गए। और यहां क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, ब्रीड भी डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब समझ रहे हो फ्लो, दोनों सेम एक डिफरेंट, दोनों डिफरेंट। और इंटर स्पेसिफिक में तो नाम से ही पता लग रहा है, इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 स्पीशी के बीच, मतलब इसमें क्या है, स्पीशी ही अलग हो गई ना, डिफरेंट स्पीशी होगी, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है, म्यूल है ना, जो इसको हम खच्चर बोलते हैं, वो किसके बीच का है, 2 स्पीशी, घोड़े और गधे के बीच में क्या बना, खच्चर बना अपना, ठीक है। और यहां एक क्रॉस ब्रीडिंग में एक एग्जांपल याद रखेंगे, एनसीईआरटी दिया हुआ है, हिसार डेल क्या है, क्रॉस ब्रीड है ना, किसका क्रॉस ब्रीड है, बीकानेरी ईव और मरीनो रेम्स का, ठीक है। अब ईव और रेम क्या होता है, इसको अगर सिंपल हिंदी में बोलो तो ईव होती है क्या, भेड़नी या भेड़ी बोल लो आप, रैम होता है क्या, भेड़, मेल भेड़, ये फीमेल भेड़, ठीक है। ये क्या है, शीप की भेड़ की ब्रीड है। कहां डेवलप हुई थी, पंजाब में डेवलप हुई थी। हिसार डेल के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, हमने क्या किया, शीप की ब्रीड है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पंजाब में डेवलप हुई, तीसरा पॉइंट ये किसके बीच का क्रॉस है, बीकानेरी ईव और मेरिनो रेम के बीच का क्रॉस है, ठीक है। अब देखो इन ब्रीडिंग के बारे में अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। देखो इन ब्रीडिंग मतलब हम क्या है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल की ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, क्लोज रिलेटेड हैं तो उनकी होमोजाइगोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्या है, इन ब्रीडिंग, ज्यादा इन ब्रीडिंग से क्या हो सकता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। नाम से ही पता लग रहा है, डिप्रेशन मतलब नुकसान होगा, मतलब फर्टिलिटी भी घट जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कुछ मजेदार बातें हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई है और आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि आपको प्योर लाइंस डेवलप करनी है तो आप कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करोगे, तो सिंपल सी बात है, प्योर लाइंस मतलब हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, तो इन ब्रीडिंग इसमें यूज होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया कि बेस्ट कौन सा ब्रीडिंग मेथड बेस्ट है किसके लिए, बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसकी बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सा बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कौन सा, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आया कि कौन सा ब्रीदिंग मेथड हम यूज करेंगे अगर हमें डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए, है ना, प्रोजेनी में हमें डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए तो कौन सा ब्रीदिंग मेथड यूज करेंगे, तो आंसर जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। ध्यान रखेंगे प्योर लाइंस में आंसर जाएगा इन ब्रीडिंग और बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आउट क्रॉसिंग और डिजायरेबल क्वालिटीज के लिए क्रॉस ब्रीडिंग। एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होना। अब एक हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से ही पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन कर रहे हैं। कैसे, आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इसको कब यूज करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना, जहां पे हम अपने मन मर्जी के मुताबिक चीजें करना चाहते हैं, है ना, जहां जैसी हम ब्रीडिंग चाहते हैं वैसी हो। ऐसी नहीं कि नेचुरल हमने भीड़ को छोड़ दिया कि भाई ब्रीडिंग करो बहुत सारे जानवर, नहीं, हम जो चाहते हैं वही हो, ना। हम अगर चाहते हैं कि ये वाला एनिमल इसके साथ ब्रीड करे तो यहां पे हम ये यूज करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो हमने एक मेल सेलेक्ट कर लिया, बहुत बड़ा झुंड है एनिमल्स का, उसमें से हम एक मेल सेलेक्ट कर लिया और उसका हमने सीमन क्या कर लिया, निकाल लिया। अब उस सीमन को हमने भरा इंजेक्शन में और इंजेक्शन कहां कर दिया, अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कर दिया, उस सीमन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमने ये सीमन निकालना था ये साथ के साथ भी इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर तो आपको पता ही है, फिर वो जो बिल्कुल ठंड में बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर पे उसको हम स्टोर करेंगे ताकि वो बाद में भी यूज किया जा सके। तो ये था कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है MOET। ये क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब बहुत सारे एग, मल्टीपल एग्स की फॉर्मेशन अपने को करानी है। देखो यहाँ पे कुछ सिंपल सी बातें समझ लो, अब है ना, बेसिक में आपको समझा देता हूं कि इसमें कहना क्या चाहता है। देखो कोई भी एक सुपीरियर काउ है, है ना, और हमें सुपीरियर है तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसके बच्चे चाहिए, है ना, ये पहली बात है। और दूसरी बात, अब सुपीरियर बच्चे चाहिए और हमें कम से कम टाइम में चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि
मान लो एक बार प्रेग्नेंट हुई, मान लो इसका 10 महीने बाद बच्चा आएगा, इतने हम वेट कर रहे हैं और एक ही बच्चा आया, हाँ हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी चाहिए और जल्दी जल्दी भी चाहिए, सिंपल सी बात है इतनी, ठीक। तो ऐसा हम क्या कर दें कि इस सुपीरियर काऊ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी मिले और बहुत जल्दी मिले। तो हमने क्या किया, इस सुपीरियर काऊ को FSH लाइक एक्टिविटी, FSH तो पता है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन, इस टाइप के हार्मोन क्या कर दिए, इसमें इंजेक्ट कर दिए। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली कोई भी काऊ है कितने एग बनाएगी, एक एग बनाएगी ना, नॉर्मली कितने एग बनाएगी, एक एग बनाएगी। बट हमने क्या है, इसको थोड़े ज्यादा हार्मोन इस टाइप के दे दिए कि इस एग ने कितने एग्स की फॉर्मेशन की, इस काऊ ने कितने एग्स की फॉर्मेशन की, 6 to 8 एग, है ना। नॉर्मली क्या करती थी, एक करती थी, पर इसने 6 to 8 एग्स की फॉर्मेशन की, ठीक है। अब देखो 6-8 बच्चे तो इसके अंदर, अब एक ही है ना, ये गायें तो बेचारी एक ही है, इसके अंदर 6 से 8 बच्चे तो आ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इन 6 से 8 एग्स को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करा देंगे पहले तो, है ना। इसी के अंदर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे सुपीरियर बुल के साथ, है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे है ना, एग्स की होगी, आगे वो डेवलपमेंट होगी ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी, वो एग्स की डेवलपमेंट होगी। तो जब ये डेवलप हो गए 8 से 32 सेल स्टेज पे आएंगे, है ना। देखो अब ये फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब ये 8 से 32 सेल के स्टेज पे आए, किसके अंदर, सुपीरियर काऊ के अंदर। तो हमने क्या किया, इनको रिमूव कर लिया। तो हमने क्या किया, इनको रिमूव कर लिया। अब हमने क्या किया, अब देखो ये एक काऊ से हमने इनको रिमूव किया और हमने क्या किया, फिर देखो 6 से 8 एग थे, मान लो एक हमने 8 गायें पकड़ ली जो बिना काम की थी ना, जो मतलब खास नहीं थी, सुपीरियर नहीं थी, नॉर्मल वाली थी। 6 से 8 गायें हमने पकड़ ली और हर एक एक गाय को हमने एक एक एग दे दिया। अब जो बच्चा, जो भी प्रेगनेंसी चलेगी वो उनकी चलेगी, और जो ये अपनी सुपीरियर काऊ है, ये निकलने के बाद ये नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी रेडी है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी मिल रहे हैं और क्या है, कम टाइम में मिल रहे हैं ना। एक तरीके से यही तो होती है सरोगेट मदर की, एग इसका था, है ना, सुपीरियर काऊ का एग था, सुपीरियर बुल का सीमन था, और प्रेगनेंसी किस में चल रही है, जो मेंटेन प्रेगनेंसी किस में हो रही है, सरोगेट मदर में हो रही है ना। इस सुपीरियर काऊ का फिगर खराब नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है बी कीपिंग एपीकल्चर। बी कीपिंग का ही दूसरा नाम है एपीकल्चर। जो चीजें यहां पे लिखी हुई ना, इससे ज्यादा इसमें कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बी कीपिंग का दूसरा नाम है एपीकल्चर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है वो मोस्ट कॉमन स्पीशी है किसकी, हनी बी की। हनी बी की मोस्ट कॉमन स्पीशी कौन सी है, एपिस इंडिका, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तीसरा वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही है। देखो कोई भी हनी बी है उससे क्या मिलता है, हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, और हनी का तो आपको यूज पता ही है ना, हेल्थ न्यूट्रिएंट्स में भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और कॉस्मेटिक्स में भी और भी बहुत चीजों में यूज होता है। और बी वैक्स है ना, जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता बनता है, वो वैक्स सा बनता है ना, वैक्स भी बनता है उसमें। तो उस वैक्स का यूज किसमें होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, पॉलिश में होता है। तो ढंग से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बने, बी कीपिंग का दूसरा नाम एपीकल्चर और एपिस इंडिका क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीशी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिश फॉर फूड। देखो फिश वाले में यही अपना मेन क्वेश्चन बनता है कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर की कौन सी फिश है, ठीक है। ये हम फूड यानी खाने लायक फिश की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी फिश है जो खाने में यूज होती है। तो फ्रेश वाटर कौन सी है, कैटला, कॉमन कार्प, रोहू। कैटला, कॉमन कार्प और रोहू। मरीन वाटर कौन सी है, हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरल, पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी आप देख लो चाहे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर का डिफरेंस बताओ। देखो पाइसिस आपको पता है, आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे ना तो देखोगे वहां पे पाइसिस होता है, पाइसिस का मतलब होता है फिश, पाइसिस का मतलब होता है फिश। तो पिसीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी, ओनली फिश आएंगी। और एक्वाकल्चर, एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो वाटर के अंदर जो भी कुछ आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। नॉर्मली हम यहां पे किसकी बात करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स की ही बात करेंगे ना। तो पानी के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है वो सब आ जाएंगे किसमें, एक्वाकल्चर में। पिसीकल्चर में क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिश आएंगे, ठीक है। अब ये एक डाटा आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से क्या है, खेती बाड़ी से 66% लोगों को, इंडिया, ये इंडिया की बात चल रही है, खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से 66% लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल रहा है अपने देश में। ये एक डाटा है। दूसरा डाटा आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 33% बना रही है, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ फसलों की बात करेंगे, फसलों की बात जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा वैसे ही चलेंगे। पहले बात करेंगे हम वीट। वीट के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो वीट के बारे में लिखा हुआ है कि 1960 से लेकर 2000 तक वीट की प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। और कितना आया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कितना इंक्रीज आया है, 11 मिलियन टन से लेकर कितना बढ़ गया, 75 मिलियन टन बढ़ गया, ठीक है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, किस वजह से आया, किस वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी
ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, अब सेमी ड्वार्फ वैरायटी किसने किसने खोजी थी, किसने डिस्कवरी की, तो नॉर्मन बोरलॉग का यहां नाम आएगा। नॉर्मन बोरलॉग का ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने कहां पे काम किया था, किस सेंटर में काम किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज क्या है, इंप्रूवमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, मैक्सिको में सिचुएटेड है ना। तो इन्होंने यहां पे इस सेंटर में क्या बनाई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, किसकी, व्हीट की। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे इंडियन वैरायटीज की। इंडियन वैरायटीज की जो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, देखो सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दो वैरायटी आपको याद रखनी है। व्हीट की सोनालिका एंड कल्याण सोना इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई कब, 1963 में। तो व्हीट का इससे ज्यादा अपनी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइस पे, है ना। राइस में क्या है, देखो जैसे व्हीट का क्या था हमने कि 1960 से लेके 2000 तक जो इंक्रीज हुआ, तो ऐसे ही राइस में भी इंक्रीज हुआ। राइस में भी कितना इंक्रीज हुआ, 1960 से लेके 2000 तक राइस की प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब राइस में याद रखने लायक बातें, क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या, देखो IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, फिलीपींस में। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, व्हीट वाला सेंटर, व्हीट वाला जो सेंटर था वो कहां पे था, मैक्सिको में था, और राइस वाला कहां पे है, फिलीपींस में। ठीक है, अब एक राइस की वैरायटी थी IR8, ये कहां पे बनाई गई, IRRI है ना, इसमें बनाई गई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एक और वैरायटी दी हुई है ताइचुंग नेटिव वन, ताइचुंग नेटिव वन है, नाम से ही पता लग रहा है, ताइचुंग यानी ताइवान में बनाई गई। और इंडियन वैरायटी कौन सी है, जया एंड रत्ना। मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं कि इंडियन वैरायटी की जब बात करेंगे तो व्हीट की कौन सी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना, और राइस की कौन सी है, जया एंड रत्ना। ठीक है, यहां पे अपना राइस खत्म है। अब हम बात करेंगे शुगर केन की। तो शुगर केन की अपनी है दो वैरायटी, कौन सी, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, एक है सेकेरम बारबेरी जो कहां पे, नॉर्थ इंडिया में होती है, और एक है सेकेरम ऑफिसिनेरम जो साउथ इंडिया में होती है। ठीक है, अब देखो दिक्कत ये है, जो नॉर्थ इंडिया की ये वाली वैरायटी है, ये वाली है, ये बैड क्वालिटी की है, ये थोड़ी बैड क्वालिटी की है, और ये है अपनी गुड क्वालिटी की। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि ये गुड क्वालिटी की है, हम इसको नॉर्थ इंडिया में लाना चाहते हैं, पर ये नॉर्थ इंडिया में उगाई नहीं जा सकती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया की है ना। अब यहां पे बैड क्वालिटी है, तो करे क्या, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, तो एक जो नई वैरायटी बनी, नई ब्रीड बनी, उससे क्या होगा, वो यहां पे भी उगाई जा सकती है, यहां पे भी उगाई, यहां तो पहले ही अच्छी थी, तो वो नॉर्थ इंडिया में भी उगाई जा सकती है ना। तो इस तरीके से हम बैड क्वालिटी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन के लायक मैं बात बता दूं आपको, आप पक्का ये भूल जाओगे कि बारबेरी कहां थी, नॉर्थ इंडिया में थी, ऑफिसिनेरम थी साउथ इंडिया में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। देखो नॉर्मली जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, बेंगलोर में होते हैं, बेंगलोर में, है ना। आपने देखा ना कॉर्पोरेट ऑफिस, और जो आईटी हब आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो ऑफिसिनेरम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की। देखो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आप छुपी हुई है, ये आपको मिलेंगी नहीं। आप क्या है, उन टेबल्स पे ध्यान देते हो, पर इन पे आप ध्यान नहीं देते। तो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कौन सी, बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज दी है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। फंजाई की कौन सी, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और वायरस की कौन सी, टोबैको मोजेक, टर्निप मोजेक। देखो जहां भी मोजेक आ गया मतलब वो वायरस है। और ब्लैक रोट तो आपने गोभी पे देखी होगी ना, गोभी पे वो काला काला लग जाता है, ब्लैक सा, जो फूल गोभी पे लग जाता है, वो क्या, ब्लैक रोट ही होता है ना। और ये आपकी रस्ट वाली कौन सी होती है, जनरली अपनी फंजाई वाली होती है। रेड रोट वाली भी ये फंजाई में ही आते हैं। ठीक है, और आगे अब देखो नेक्स्ट, ये कुछ याद करने लायक बात है, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह बिखरी पड़ी हुई है, बिल्कुल सिमिलर सी बातें, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस की खास बात क्या है कि इसमें नॉर्मल जो राइस की वैरायटी है उनसे 5 गुना ज्यादा आयरन है। देखो आयरन फोर्टिफाइड मतलब आयरन ज्यादा है, कितना, 5 गुना, सिंपल सी बात है। अब हाइब्रिड मेज के बारे में लिखा हुआ है कि 2000 में एक हाइब्रिड मेज बनाई गई, और इस हाइब्रिड मेज की खास बात क्या है कि इसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है। इस हाइब्रिड मेज में लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है नॉर्मल मेज से। ठीक है, एक अब एटलस 66 एक व्हीट की वैरायटी है, एटलस 66। इसकी खास बात क्या है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है ना। वो एक यहां याद रखेंगे, देखो मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से इन 2 डिजीज की रेजिस्टेंस आ गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी लाइन, मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से इन 2 डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस आ गई। कौन सी, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो आयरन वाला तो सिंपल है, आयरन ज्यादा होगा 5 गुना। हाइब्रिड मेज का क्या है, लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है। एटलस 66 क्या
है, प्रोटीन ज्यादा है। देखो एटलस की क्या आती है, अपनी साइकिल आती है, तो साइकिल जो ज्यादा चलाता है मतलब उसमें प्रोटीन ज्यादा है ना, सिंपल सा ऐसे याद रख लेना, हाई प्रोटीन। और मूंग बीन, एम फॉर मूंग, एम फॉर मूंग, एम फॉर म्यूटेशन, एम फॉर मूंग, एम फॉर म्यूटेशन। और भी इसको अगर ट्रिक में आगे बढ़ाना तो एम फॉर क्या है, मोजेक, एम फॉर मिल्ड्यू। देखो एम मूंग, एम म्यूटेशन, एम फॉर क्या है, मोजेक, एम फॉर मिल्ड्यू। तो ये थोड़ा आपका रिलेट हो सकता है। अब एक टॉपिक आता है प्लांट ब्रीडिंग। देखो वैसे इसमें एमसीक्यू बनने लायक इतना कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या। देखो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट है, ठीक है, हाँ ये हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे सुपीरियर है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सुपीरियर सेलेक्ट कर लिए। अब सुपीरियर के बीच हम क्या करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे ना, इनके बीच क्या करा देंगे, ब्रीडिंग करा देंगे, ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेनी आएगी वो भी बहुत सारी आएगी ना, बहुत सारी इनकी प्रोजेनी आएगी। ये देखो इनकी ये प्रोजेनी आ चुकी है बहुत सारी। अब इस बहुत सारी प्रोजेनी में से भी जो सुपीरियर हैं, सबसे जिनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा आई, जो सुपीरियर होंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या है आगे हम यूज़ कर लेंगे ना, उनको कमर्शियलाइज कर देंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब एक हमारे पास वर्ड आता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास जो भी क्रॉप्स हैं, है ना, जो भी फसलें हैं, हमें क्या करना है, सिंपली उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करना है। और कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम ब्रीडिंग करके ही करेंगे, है ना। तो यही है क्या, बायोफोर्टिफिकेशन। अब एक बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा ये होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे, देखो अगर 250 किलो की गाय है, ठीक है, कोई 250 केजी की गाय है, वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में। और दूसरी तरफ बात करें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो आप फर्क देख लो। तो यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर। जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे, ठीक है। देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया, ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट तोड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्स प्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर है बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम दो प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमैटो। अब पोमैटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था, क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी, ठीक है। एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, देखो एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं, कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है। पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिंपल है। जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट, ठीक है। ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई, सिंपल है।
अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की। कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल। ठीक है, कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से। एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज देखो, आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी देखी होंगी। ठीक है, गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी होती है वो होता है ब्लैक रोट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं। सिंपल है, काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं। तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काओ के मिल्क में, आपने सुना होगा टीवी में ऐड भी आती है कि काओ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब काओ का जो मिल्क होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। काओ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो काओ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटीबैक्टीरियल होता है। तो काओ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार। सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज देखो, इसके नाम से ही हो जाएगी। चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है। तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में। देखो एनसीईआरटी की मैंने एक टेबल आपको याद करा दी है ना, और ये वाली टेबल आपको खुद याद करनी है। देखो ज़्यादा ट्रिक से भी थोड़ा नुकसान हो जाता है ना, ट्रिक्स उतनी ही बनानी चाहिए जहाँ पे लॉजिकली थोड़ी ट्रिक बने ना, ढंग की ट्रिक बने। अब बिना बात की फालतू की ट्रिक बनाने में क्या है, चीज़ और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी और भूल जाएंगी वो, है ना।